नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 12 अंकी की जीनियस कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिसंबर में संभावित है। तो उसी दिशा में जीनियस कोचिंग आपके लिए एक नया, जो अभी तक मैथ और एसएससी के लिए इंग्लिश का एसटी डिस्कशन हो रहा था, इसी के साथ जीएस और हिंदी का भी शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और अपनी जो स्टडी है या अध्ययन है जो आप कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है, कितना स्कोर हो रहा है, ये भी एसटी देकर चेक करते रहें और उसका डिस्कशन आप यहाँ से प्राप्त करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल 12 अंकी जीनियस कोचिंग से। जीनियस कोचिंग पिछले भर्ती परीक्षा में छात्रों और अध्यापकों के सहयोग से 12 अंकी में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने वाली संस्था है। तो आप आगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा है तो उसी विश्वास के साथ फिर से जुड़ें और फिर उसी तरीके से पूरा संस्थान आपकी सफलता के लिए अपनी जी जान लगा देगा। तो दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछली एसटी जो शनिवार को हुई थी, तो आप देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि तारक काय, क्या कहा गया है कि तारक काय कितनी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है। तो आप जानते हो तारक काय में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा क्या, बी ऑप्शन होगा कि तारक काय पर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या होगा आंसर, बी ऑप्शन होगा, अर्थात 0 झिल्ली, क्योंकि तारक काय में झिल्ली नहीं पाई जाती। अगला उसके बाद क्वेश्चन जो आपका है ये है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकृति का होता है। अर्थात जो आपका अब दिख रहा होगा आपको कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, किस प्रकृति का होता है। तो आपको ये बताना है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, वसा होगा या उभयधर्मी होगा। तो इसका आंसर आपको बताना रहेगा कि क्या होगा। तो आप जानते हो कि जो ये पाया जाता है आपका हिस्टोन प्रोटीन, इसका अगर नेचर देखा जाए, प्रकृति देखी जाए, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो आंसर इसका क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो काहे की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो आप बताओगे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसमें प्रोटीन भी होता है और उसमें वसा भी होता है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों से मिलकर बनती है, अर्थात जो प्लाज्मा झिल्ली है वो आपकी प्रोटीन और वसा से मिलकर निर्मित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भाग में या प्रभाग के पौधों में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये कई प्रकार के डिवीजन दिए गए हैं और इसमें ये आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन है टेरिडोफाइट, एक ऑप्शन है आपका जिम्नोस्पर्म, एक है आपका थैलोफाइट है, एक है आपका एंजियोस्पर्म। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या नहीं पाई जाती है, जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती। तो जल्दी से बताएं ताकि आपको अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो वर्ग के पौधे होते हैं इनमें जड़ें नहीं पाई जाती। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भरोसा नामक ऐप को लॉन्च किया था। ये जो ऐप लॉन्च किया था ये किससे संबंधित है आपका, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है, ये आदिवासी सुरक्षा से संबंधित है, ये आपका रेल सुरक्षा से संबंधित है, ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो क्या आंसर आ रहा है आपका कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया भरोसा ऐप है वो किस
संबंध से है, मतलब किससे उसका संबंध है, आपको बताना है इसका संबंध किससे है। बताइए कौन बताएगा, क्या आ रहा है आंसर आपका। ओके, आपका आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन होगा, अर्थात महिला सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा से। जो भरोसा नामक ऐप लॉन्च किया गया है ये महिला की सुरक्षा से संबंधित ऐप है। अगला उसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा, देख लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अगर दिखाई ना दे रहा हो। कह रहा हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया टाइगर सेंसस के अनुसार 2022 तक टाइगरों की संख्या कितनी हो गई है, अर्थात भारत में चीतों की संख्या या टाइगरों की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन है आपका 2967, 3067, 3167 और 3267। 100 का अंतर है। आपको बताना है कि कितने हैं वर्तमान में भारत में बाघ, तो आपका आंसर क्या होगा, तो जो आपने बताया आपका आंसर होगा 3167। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका आंसर होगा 3167 है, जो आपके एसटी में आया हुआ क्वेश्चन था। फिर अगला आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है। मतलब एक नासा अभियान भेज रहा है मून टू मार्स प्रोग्राम, मतलब चंद्रमा से मंगल प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके कौशल चतुर्वेदी, अमित छत्री और वरुण चक्रवर्ती और या राहुल बनर्जी। इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसको नासा ने इस प्रोग्राम का प्रमुख या अध्यक्ष बोल सकते हैं नियुक्त किया है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका अमित छत्री होगा दोस्तों। क्या होगा, अमित छत्री। अगला अगर कहा जाए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अगला फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अभी जल्दी आपने देखा नागालैंड में चुनाव हुए थे तो वहीं से क्वेश्चन आया है और कहा गया है कि आप बताइए कि हाल ही में नागालैंड में हुए चुनाव के दौरान नागालैंड की पहली महिला विधायक किसे चुना गया है। मतलब 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ, 70-75 साल में, जहां नागालैंड में पहली कहते हैं महिला विधायक चुनी गई हैं। उनका नाम है हेकानी जखालू या उनका नाम है ये, तो आपका या जोसेफ खेलू या विकल्प ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा हेकानी जखालू। हेकानी जखालू को नागालैंड की मतलब विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी पहली महिला विधायक। तो आज तक कोई भी नागालैंड की विधानसभा में महिला नहीं चुनी गई थी, पहली महिला जो चुनकर आती हैं तो उसका नाम है आपका क्या, हेकानी जखालू। अगला पूछा गया है एक्साइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया जा रहा है। आपको बताना भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है, तो क्या बताओगे। उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा उज्बेकिस्तान होगा। उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर भारत क्या कर रहा है कि एक्सरसाइज जो डस्ट लिंक 2030 का आयोजन किया गया था, तो भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, देखते जाइए और आंसर बताते जाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना सरल है, आपसे पूछा गया है आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए कि बताइए कि दक्षिण अफ्रीका, आप जानते हो दक्षिण गांधी जी यहाँ से 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ से लौट के आते हैं, तो जब लौट के वहाँ से आते हैं तो गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, अर्थात गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ पर चलाया था। तो आपके ऑप्शन है, आप जानते हो गांधी जी लौट के कब आते हैं, तो आपका आंसर होगा 1915 में आते हैं। और उसके बाद उनका प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ होता है, तो आप जानते हो 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह था, वहाँ गांधी जी जाते हैं। जो तिनकठिया पद्धति थी उसके खिलाफ
आवाज उठाते हैं। बिहार में पड़ता है चंपारण। यहाँ के किसानों से जबरदस्ती 3/20 भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जा रही थी, जिसका वो विरोध कर रहे थे। गांधी जी जब जाते हैं तो गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से कहते हैं चंपारण में उनका जो सत्याग्रह हुआ वो सफल हो गया। इस वजह से चंपारण आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह वाला जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ और यहीं से गांधी जी ने प्रारंभ किया। ठीक, अगला अगर आप दोस्तों देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि आप जानते हो फिर उसके बाद अगले साल बोले तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में था। गुजरात के कहते हैं कि कापड़गंज तालुके में ये चलाया जा रहा था। खेड़ा सत्याग्रह की प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट गई जिससे उत्पादन नहीं हो रहा था। तो वो लोग ये मांग कर रहे थे कि हमारी लगान माफ किया जाए। इतनी सब घटनाएं होने के बावजूद भी कहते हैं कि अंग्रेज लगान वसूलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, अर्थात वो माफ नहीं कर रहे थे। इसी बात को लेकर के खेड़ा सत्याग्रह हुआ। गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी भी वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के साथ वहां पर पहुंचते हैं और किसानों के लिए अंग्रेजों से बातचीत करते हैं और कहते हैं जो किसान कर देने लायक है उन्हीं से कर वसूला जाए, जो कर नहीं दे सकते उनसे कर ना वसूला जाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि खेड़ा, क्वेश्चन अब बात करते हैं, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही मतलब स्थगित नहीं की। ये क्या लिखा हुआ? स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। तो स्थायी बंदोबस्त से कोई मतलब नहीं है, ये वाला कारण था। अकाल पड़ने के मैंने जो कहा कि प्राकृतिक घटनाएं घटने के कारण भी वहां का प्रशासन जो है लगान वसूलने के लिए तैयार था, अर्थात मान के चलो विपद के मौसम में भी या जब कुछ उत्पादन नहीं हुआ तब भी लगान ले रहे थे वो लोग। ये कह रहे थे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, अर्थात केवल एक। क्या सही होगा? केवल एक। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला कौन सा क्वेश्चन है? तो अगला आपका क्वेश्चन ये है, देखिएगा इसको भी, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे तो एक के बाद एक घटनाएं हुई। तो वो कह रहा है कि आप बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था? मतलब इन सबको व्यवस्थित करना है, कैसे क्या व्यवस्थित था? तो आप ये जानते हो गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया, अभी हमने बात की पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। तो इसका मतलब है एक नंबर तो पहले नंबर पे आएगा, पहला यही सही है। एक दूसरा चंपारण आप देखेंगे एक नंबर पहले में किसमें है? तो पहले में केवल इसी में है। अब आगे तुम्हें पता है कि नहीं पता है तो भी काम चलेगा क्योंकि इसी में क्रम मिल रहा है। दूसरा कह रहा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। आप जानते हो 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन होता है जिसमें वहां के मजदूर जो है बोनस को लेकर हड़ताल करते हैं। तो दूसरा ये भी सही है दूसरे नंबर पे। तीसरा फिर खेड़ा होता है, ये भी सही है, खेड़ा भी 1918 में होता है। और आप जानते हो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, चौथे नंबर पे ये। तो बाकी अगर हमको ना भी पता होते तो पहला हमको पता था, इस तरह के आंसर में तो हमारा यही सही था। बाकी टाइम बचाते आगे को देखने की सोचने की एग्जाम में जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आगे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी को, अब ये गांधी जी की बात हो रही कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो आप जानते हो कि जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अपनी सेना आजाद हिंद फौज के साथ भारत के कुछ द्वीपों पर कब्जा करते हैं तो उन्होंने रंगून से रेडियो से महात्मा गांधी को संबोधित किया था राष्ट्रपिता कहकर। किस नाम से? राष्ट्रपिता नाम से। तो सुभाष चंद्र बोस अगर ऑप्शन है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है। तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। फिर कह रहा है अगला कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? मतलब भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग, जैसे कहते हैं ना कि एक ब्रह्मास्त्र, तो भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में किया था? असहयोग आंदोलन, रोहिल्ट सत्याग्रह,
अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। बताइए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? क्या होगा आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताओ भाई, क्या होगा? हाँ, तो ये आपका अहमदाबाद की हड़ताल होगा, यहाँ पर भूख हड़ताल का वो प्रयोग करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला उसके बाद आंसर देते जाइए। फिर ये कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी पर सदा झुकी होती है। तो आप जानते हो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष से झुकी हुई है, ये बताने की जरूरत नहीं। आंसर आपका क्या, सॉरी, आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। किससे झुकी रहती, तो आप बताओगे डी ऑप्शन। ठीक, ये नहीं होगा, आंसर आपका डी होगा, डी ऑप्शन पे। ठीक है, अगला उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब ये कह रहा है कि आपको बताना है पूछ रहा है शून्य अक्षांश तथा शून्य अक्षांश रेखा तथा शून्य अक्षांश देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, कहाँ मिलते हैं, इन दोनों पर क्या स्थित है। अर्थात हमको अगर बात करें, इस तरह से कुछ ग्लोब बनाए, तो आप जानते हो कि ये जो है ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, और एक इस तरह की 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? जीएमटी लाइन भी कहलाती है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, और शून्य देशांतर रेखा कहलाती है, ये आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो ये कह रहा है इन दोनों में कौन सा चीज स्थित है? ऑप्शन है आपका कौन सी चीज स्थित है। यहाँ पे अटलांटिक जो शब्द लिखा हुआ अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर जो आपका है, ये दोनों रेखाएं इसी से होकर गुजरती, तो आंसर आपका क्या होगा? अटलांटिक महासागर होगा। क्या होगा? अटलांटिक महासागर। अगला उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति। ठीक, तो काली क्रांति जो है आपकी, आप जानते हो कि ये कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में फसल बीमा योजना, आप जानते हो ये भी बड़ा फेमस रहा है आजकल, किसानों का मुद्दा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था, शुभारंभ कब किया गया था? आपका ऑप्शन है 1945, 1980, 1985, 1988। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कब किया गया था? आंसर अभी तक नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं, 1985 में किया गया था। अगला उसके बाद है भारत के संविधान द्वारा भारत संघ की योजना को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? मतलब संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो आप जानते हो कनाडा के संविधान से ली गई, तो आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, कनाडा के संविधान से ली गई। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, अर्थात बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है, कई अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री बोलते हैं, लेकिन भारत ये नहीं कहता कि भारत एक हिंदू राज्य, भारत ये कहता है धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात हमारे यहाँ सभी धर्मों का संभाव है, अर्थात सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्म यहाँ रहते हैं। किसी एक धर्म को हम लोगों ने घोषित नहीं कर रखा है कि इनका देश है। तो वो कौन सी बात, कौन सा पॉइंट है जो आपको इस बात को प्रमाणित करता है? ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार का मतलब संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व। तो आप जानते हो कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कहा गया है भारत को प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य, है ना। बाद में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, तो इस कारण से ये आपका आंसर जो होगा संविधान की प्रस्तावना से संबंधित होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है?
तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17, आप जानते हो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत बताया गया है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा मौलिक अधिकार में अनुच्छेद है जो गांधी जी से प्रभावित है या गांधी जी की सोच का अनुच्छेद है। तो आप बताओगे अनुच्छेद जो 17 है यही आपका गांधी जी से संबंधित है, अर्थात इनसे मतलब सोच से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 में ही अस्पृश्यता का अंत बताया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों का संबंध कहां से कहां तक है। अर्थात आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि आप बताइए कह रहा है कि आप बताइए कि भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का संबंध किससे किस अनुच्छेद तक है। 26 से 41, 30 से 45, 36 से 51 और 40 से 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप अच्छी तरह जानते हो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अगर कहा जाए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भाग 4 में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, भाग 4 में रखे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आप जानते हो इनका उल्लेख 36 से लेकर के 51 तक है। और ये लोक राज्य कल्याणकारी की अवधारणा, लोक राज्य कल्याणकारी की लोक राज्य कल्याण की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। कभी कभी आ जाता है कि लोक कल्याण राज्य की अवधारणा को कौन स्पष्ट करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसमें कही गई बातें सरकार अपनी मर्जी से देगी, उनको लागू कराने के लिए आप ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाओ। तो ये कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। और इनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है और इनका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया। ठीक, अगला उसके बाद आता है, अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूलभूत अधिकारों के साथ टकराने पर उन पर प्रधानता प्रदान की गई है। अर्थात ये कहा गया है कि जो मूलभूत सिद्धांत है उनसे भी ज्यादा ताकतवर क्या हो जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात है तो लोक कल्याणकारी मतलब जन कल्याण, और पूरा संविधान ही इसी बात पे बना है कि जनता ही संविधान का स्रोत है। अगर जनता को कहीं कोई दिक्कत होती है तो मूलभूत अधिकारों में भी संशोधन किया जाता है। और ये जन कल्याण की ही बात करते हैं तो ये बात आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रमाणित किया गया या रखा गया और कहा गया कि अगर कहीं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपस में टकराव हो जाए तो उन पर प्रधानता किसको दी जाएगी। ठीक, तो आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ओके, अगला अब कह रहा है लोकसभा का अधिवेशन। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु, लोकसभा का अधिवेशन गठित होने या सत्र चलाने हेतु या कार्रवाई चलाने हेतु कुछ भी आ सकता है कि गणपूर्ति कोरम क्या है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है, कोरम संख्या क्या है। तो उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य जो हैं वो उपस्थित होना चाहिए, तभी कार्रवाई का संचालन किया जाएगा। न्यूनतम इतना होना चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है यही कोरम संख्या या गणपूर्ति संख्या है। या आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कोरम संख्या या गणपूर्ति संख्या क्या है, तो आप बताओगे गणपूर्ति संख्या या कोरम संख्या जो है वो आपका कोरम संख्या गणपूर्ति संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा कोरम संख्या की गणपूर्ति संख्या 1/10 है। जो कुल सदस्य संख्या उसका 1/10 रहेगा। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग बिल्कुल सही। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन। अगला फिर आपसे पूछा गया है कि आप बताइए, ये क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। अब वक्तव्य क्या है, अब देखिएगा, पढ़िएगा। एक कह रहा है, कथन में कहा गया है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है। फिर दूसरा कहा गया कारण, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, संसद ने अधिनियमित किया। अब इनमें से कह रहा, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको सही उत्तर बताना है। तो अगर देखा जाए ए ऑप्शन में कथन ए और कथन दो दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग का काम है, इसका चुनाव आयोग का काम है, निर्वाचन आयोग जिसे आप बोलते हो, ना कि सरकार का। ठीक, तो यहां पर यह कह रहा है कि पालन करना पड़ता, आदर्श आचार संहिता संसद से अधिनियमित किया गया था। गलत, आपका आंसर चुनाव आयोग होगा। तो यहां पर ए और आर दोनों सत्य हैं, ये तो गलत हो जाएगा, दोनों सत्य नहीं है। फिर कह रहा है बी में ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर कह रहा है ए सत्य है, आर असत्य है, ये बिल्कुल सही है। तो ए सत्य है और आर असत्य है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला उसके बाद है राज्यसभा का। अब देखो, राज्यसभा आप जानते हो कि संसद के दो सदन है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। तो कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, बिल्कुल सरल है कि बताओ कि कब हुआ था जो आपका राज्यसभा है उसका गठन कब किया गया था। कौन बताएगा कि कब किया गया था? नहीं, इसका गठन 1952 में किया गया था। आप जानते हो, अगर राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करें तो राज्यसभा जो है आपका, राज्यसभा इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और इसके सदस्य जो होते हैं वो आप जानते हो कि कुछ सदस्य, अगर वर्तमान की बात करें तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, और 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो होते हैं वो आप जानते हो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जो आपके कितने बचे, 233 सदस्य बचे, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इनका केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, अर्थात हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इनको चुनते हैं। यूपी में आप जानते हो राज्यसभा की 31 सीटें हैं, अगर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए 31 सीटें, और ये विधानसभा में जिसके जितने विधायक होते हैं वैसी ही 31 सीटें वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इस कारण से इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। प्रति 6 वर्ष में 1/3 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है उनका रिटायरमेंट होता है या दोबारा चुन के आते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो ये सदन कंटिन्यू चलता रहता है, इस कारण से राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन के। तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। तो आपका आंसर होगा इनमें से 1952। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय आप जानते हो अपने पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य। हाँ, तो आप देखते हो कि इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कभी कभी राज्यों के बीच भी विवाद हो सकता है, सीमा विवाद हो सकता है, कई विवाद हो सकते हैं। जैसे मणिपुर आजकल देख रहे होगे, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, तो ऐसे कई भी कांड हो सकते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा बहस, या कहने का मतलब है जैसे अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र का हो गया था किसी सीमा विवाद को लेकर के। तो अगर वो एक परिषद बनती है, जो परिषद क्या होती है, राज्यों के बीच कोऑपरेशन या सहयोग बनाने का कार्य करती है, ताकि किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, भारत एक यूनाइट होकर रहे। तो इस वजह से इसके लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और इसका गठन कौन करता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
अगला उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए प्रोटेम स्पीकर, एक शब्द आया है आपका, कहा गया है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसको नियुक्त किया जाता है, कौन सा व्यक्ति है जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। ऑप्शन है आपका, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को। दूसरा ऑप्शन है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो आप जानते हो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, तो जो निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य, उनमें से जो वरिष्ठ सदस्य होता है, तो कौन सा आंसर सही होगा, सी। तो वरिष्ठ सदस्य जो होता है नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इसको कई बार ये शपथ ले चुका होता है तो इससे अनुभव होता है, इस कारण से इसी को नियुक्त किया जाता है। और मैं बता दूं आपको, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को केवल शपथ दिलाता है और जैसे ही कहते शपथ पूरी होती वैसे इसका काम भी खत्म हो जाता है। ये कोई मतलब स्थायी पद नहीं है, ये केवल शपथ दिलाने के लिए बनाया है, क्योंकि जब तक वो सदस्य जो हैं वो सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक वो अपने और कार्य कैसे संपन्न कर पाएंगे। अभी तो चुन के गए ना, हम किसी पद को तभी धारण करते हैं जब शपथ ले लेते हैं, तो उनको शपथ दिलाई जाती है, फिर वो सदस्य बनते हैं, फिर अपने में से वो अध्यक्ष सब चुनते रहते हैं। तो आपका आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आया है, कह रहा है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 सामाजिक, एक मिनट मैं और बड़ा कर देता हूं इसको। कह रहा है आपसे कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको ढकती है, मतलब किसके लिए चलाई गई थी, ये इसका क्वेश्चन आच्छादित करती है। केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या भी सभी श्रेणी के श्रमिकों को, मजदूरों को। तो बताओ इसका क्या होगा आंसर, आपको बताना किसके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। अगले बात करते हैं। हाँ, अगला आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है, ये तो बिल्कुल सरल ही क्वेश्चन है, कहाँ जा रहे हो भैया। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि आप बताओ उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या कितनी है, तो कोई भी बता देगा यार 75 जनपद हैं। कितने जनपद हैं, 75 जनपद हैं। फिर अगला पूछा गया है कि आप बताइए कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, मतलब जो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था, तो उसका उल्लेख किस शिलालेख या अभिलेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में, या रोमनदेही स्तंभ लेख में, या वैनसान के विवरण द्वारा, या प्रथम लघु शिलालेख में। तो आप जानते हो कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 13वां शिलालेख, और ए ऑप्शन सही होगा। अगला उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय आप जानते हो विजयनगर का साम्राज्य शासक था। कह रहा है निम्नलिखित में से, जो आपके आंसर दिए हुए हैं, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसकी उपाधि धारण की थी, उदय भोज, आंध्र भोज, देव भोज, राजा भोज। तो आप बताओ राजभोज। तो आप बताओगे, जैसे मैंने अभी कहा कि दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का राजा था, और विजयनगर साम्राज्य का राजा था तो आंध्र भोज की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, आंध्र भोज की, बी ऑप्शन सही है। और बता दें कृष्णदेवराय जो थे, तो आप जानते हो कि 2 ही हिंदू शासकों के बारे में बाबर ने अपनी बाबरनामा में उल्लेख किया, 5 मुस्लिम शासकों, 2 हिंदू शासकों, उनमें से एक थे आपके राणा सांगा और दूसरे थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने अपनी बाबरनामा में कहा है कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, अपनी खोपड़ी में 1000 आदमियों के बराबर दिमाग रखता है। तो ये कृष्णदेवराय की उपलब्धि थी और विजयनगर साम्राज्य का महान शासकों में इनकी गिनती की जाती है। आंध्र भोज की उपाधि ली थी। फिर अगला क्वेश्चन आया है, किसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। कई बार एग्जामों में आया है, आप सबको पता होगा गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलामों का गुलाम कहा गया है किसको,
तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? तो आप बताओगे मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन का गुलाम था कौन? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश जो था वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन का। तो हो गया गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये गुलाम इसका ये गुलाम, तो इसे बोला गया किसको? इल्तुतमिश को, गुलामों का गुलाम। तो आंसर होगा डी। अगला उसके बाद फिर कह रहा है किस वर्ष में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया गया? तो आप जानते हो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसमें कहते हैं कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। इब्राहिम लोदी आप जानते हो लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगर कहा जाए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता सकते हो कि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था, और अंतिम शासक होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। और इसी के साथ ही जैसे इसकी मृत्यु होती है उसके साथ ही कहते दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है और भारत में 1526 ईस्वी से मुगल शासन प्रारंभ होता है। तो ये आंसर आपका 1526 सही होगा। फिर कह रहा है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे जो नेलांग घाटी है वो कहां पर है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। फिर कहा जाता है कि अगर उर्वरक, अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका और क्या पूछ रहा है कि अगर उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करें तो उससे क्या नुकसान है? तो नुकसान है फर्टिलाइजर, केमिकल है। तो अगर पूछा गया है मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो भाई हवा चलेगी, मिट्टी उड़ेगी तो वायु प्रदूषण होगा। और फिर उसके बाद कहते हैं मृदा तो हो ही जाएगी दूषित जब यूरिया ज्यादा डालते जाओ, एक समय उर्वरक क्षमता उसकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, कितना यूरिया डालोगे। और वही कहते हैं जब खेत की मिट्टी पानी के साथ बहकर जाती है तो जल को भी प्रदूषित करती है। तो इसका मतलब है इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम आर्टिफिशियल है? तो आप जानते हो वन अपने आप बनते हैं, इनको तुम ना बनाते हो। झील अपने आप बनती है, घास का मैदान अपने आप निर्मित होता है, लेकिन धान का खेत जो है वो मनुष्य द्वारा ही धान वान बोई जाती, लग भी रही है इस समय बाराबंकी में। तो आप सोच सकते हो कि धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है और बाकी सब क्या है? बाकी सब प्राकृतिक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना कृत्रिम है ये वाला। अगला उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, रक्त में घुल जाता है? तो आपका है पैन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो इसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो दोस्तों ये आपके एसटी नंबर 88 के क्वेश्चन थे, आप मिला लीजिएगा। आगे से और बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएंगे और भी चीज़ें बताई जाएंगी जो भी क्वेश्चन होंगे। और याद रखिएगा कि इस बार मौका बिल्कुल चूकना नहीं है, अर्थात आपको हर हाल में नौकरी प्राप्त करना है। वर्दी की अगर जिद कर रखी है तो पहन कर ही मानना है, इससे पहले कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और एक और आपको सलाह है कि आप ये ज़रूर देखें कि कहाँ आपके लिए वर्क किया जा रहा है, कौन आपकी नौकरी के लिए अपना 100% दे रहा है, ज़रूर वही संस्थान ज्वाइन करें। पिछले एग्जामों को भी देखें, एक अनुभवी टीम के साथ अपना जो नौकरी पाने का सपना है तभी पूरा हो सकता है जब आप कोई भी गलती कहीं ना करें। विभिन्न प्रकार के भटकाव आएंगे, उन भटकावों पे खुद नहीं भटकना है, बल्कि वो भटके हुए लोग हैं जो कहते हैं कि दूसरे के साथ भी खेल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और सिर्फ कोई भी अफवाह किसी तरह की, क्योंकि आप जानते हो जब गुणवत्ता से मतलब आदमी मुकाबला नहीं कर पाता तो फिर वो नीचता पे उतर आता है। तो कोई भी आदमी किसी तरीके से भड़काए, कुछ भी बोले जीनियस कोचिंग के बारे में, तो मैं नहीं कहता हूँ। जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं और जो पढ़ाया जाता है, उनसे पूछिएगा, वो आपको सही बताएंगे। मेरा तो संस्थान है तो मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा आप तारीफ कर रहे हो, लेकिन सेलेक्ट हुए बच्चों से आप पूछें संस्थान की गुणवत्ता और बिल्कुल
निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। अगर आप हमारा 100% साथ देंगे तो विश्वास रखिए दोस्तों कि आपके सपनों को टूटने नहीं देंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वाणी को विराम देंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।